KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nalakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise the entire syllabus of history and political science and we are going to discuss previous year questions, mock questions as well. So अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, the link is in the description box. आप हमारी playlist को check out कर सकते हैं and previous lecture को देखकर अपनी preparation को boost कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप KP क्लास कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो दैट यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप एंड फॉर लेटेस्ट वीडियोस, इंफॉर्मेटिव क्विजेस एंड मेनी मोर. इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ्स एंड स्टडी नोट्स आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप व्हिच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप एंड भी iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप के नाम के थ्रू आपको मिल जाएगा. लॉग इन करिए, अपनी क्रेडेंशियल्स डालिए, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे. इन द डॉक्यूमेंट सेक्शन यू विल बी गेटिंग ऑल द पीडीएफ्स ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स एंड इन द टेस्ट सेक्शन यू विल बी गेटिंग फ्री टेस्ट, फ्री सैम्पल पेपर्स ताकि आप 3 घंटे के पेपर को आराम से प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं. सो इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने थीम 1, थीम 2 कंप्लीट करा था. थीम 3 पर हैं हम and rebels and Raj. इस लेक्चर में we are going to discuss rebels and Raj and 1857 का रिवोल्ट. इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है. 2 पार्ट्स में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे. बिफोर दैट आप हम अपनी CUET की प्रिपरेशन भी हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं थ्रू आवर उड़ान बैचेस विच इज इन जस्ट 4999. सारे ही स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल है एंड अगर आप सिर्फ GT टारगेट कर रहे हैं सो विच इज ऑल्सो अवेलेबल. साथी बैच हमारा इन जस्ट 2999 एंड यू विल बी गेटिंग ऑल दीज बुक्स फ्रॉम आवर साइड. ये सभी स्ट्रीम्स के लिए सारे डोमेन्स एंड दीज बुक कंटेन मोर देन 1200 MCQs. तो एग्जाम देने से पहले आप कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे एंड दीज बुक्स ऑल्सो कंटेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. तो आप सारे डोमेन्स, लैंग्वेज एंड GT हमारे साथ कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द पॉसिबल हेल्प फ्रॉम आवर साइड थ्रू दीज कोर्सेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रिबेल्स एंड राज. तो इस चैप्टर में हम मोस्टली क्या पढ़ेंगे? 1857 का रिवोल्ट. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इंडियन हिस्ट्री को पहचानने के लिए. क्यों, क्या था ये? सिपॉय म्यूटनी थी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. दो इट वाज स्टार्टेड इन द टाउन ऑफ मेरठ. कहाँ स्टार्ट हुआ था? मेरठ में हुआ था. MCQ. बट सिर्फ मेरठ तक ही कन्फाइन नहीं था, इट स्प्रेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द मेजर एग्रेशन हैपेंड कहाँ पे? प्रेजेंट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड दिल्ली के रीजन्स में. सो मेरठ से स्टार्ट होते होते ये यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड दिल्ली काफी सारी जगहों में स्प्रेड भी हुआ था. सीक्वेंस की बात करें, कब स्टार्ट हुआ? MCQ 10 में 1857. Sepoys in the cantonment of Meerut broke the mutiny. Began in the native infantry, means elephant, and spread to the cavalry horses and then to the city. किसने स्टार्ट किया था? Those soldiers, those sepoys who were in the charge of the infantry. Sepoys seized the bell. क्या सीज किया? आर्म्स कर दी एंड जो ब्रिटिश ट्रेजरी थी उसको क्या करा? लूट लिया था. They attacked the government buildings as well. Government Britishers के जो जेल्स, कोर्ट्स, टेलीग्राफ ऑफिसेस, बंगलोस, ट्रेजरी सब इन्होंने लूट कर लिया था. And then the sepoys marched to Delhi. Finally they decided Delhi. क्यों? क्योंकि दिल्ली में there was a Mughal emperor बहादुर शाह जफर. उनसे उनको परमिशन लेनी थी, एक लीडरशिप चाहिए थी. Then ordinary people also joined them. They appealed to the Mughal emperor Bahadur Shah Zafar to accept the leadership of the revolt. एंड फाइंडिंग नो अदर ऑप्शन. अब उन्होंने इतना कियोस देखा बहादुर शाह जफर ने कि ये तो ऑर्डिनरी पीपल भी ज्वाइन हो रखे हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट उस लीडरशिप को एक्सेप्ट करना पड़ा. Thus the revolt secured a kind of legitimacy. फाइनली ये रिवोल्ट एक लेजिटिमेट हुआ. क्यों? क्योंकि एक लीडर फाइनली उनको एक लीडर मिल गया बिकॉज इट कुड बी कैरिड आउट इन द नेम ऑफ अ मुगल एम्परर. फिर in towns of Lucknow, Kanpur, Bareilly, moneylenders and rich also became the objects of the rebel anger. उनके भी घरों को
लूट लिया था और खत्म कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं माना जाता है कि ये ब्रिटिशर्स की भाषा को ही बोल रहे थे. So the mutiny in the Sepoy ranks now turned into a rebellion. The rebels defied all kinds of authority and hierarchy. Patterns of the revolt in every cantonment followed a similar pattern. So there was a communication between the Sepoy lines of various cantonments. For example, 7th our irregular cavalry has refused to accept the new cartridges. So ये क्या था, एक रीजन बोला गया. उसके बाद इन्होंने ये मैटर इन्फॉर्म करा किसको, नेटिव इन्फेंट्री को. सो बेसिकली जितने भी सोल्जर्स थे उनके एरियाज को डिवाइड कर दिया गया, कैंटोनमेंट्स में डिवाइड करा था. Sepoys moved from one station to another and people discussed about the rebellion. So was it planned and coordinated? अगर क्या ये सब हो रहा था तो माना जाता है कि ये प्लान था, कोऑर्डिनेटेड था. प्लान कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन हाँ जी बिल्कुल कोऑर्डिनेट होके ही इन्होंने रिवोल्ट किया. So it is very difficult to provide answer to such question. However, some events provide hints कि क्या mutiny organized थी. Captain Hearsay of Awadh military police, he had been given the protection by the Indian subordinates as well. Then 41st native infantry which stationed in the same area insisted the military police to kill the captain, and the military police refused to do so. And again, it was decided that the matter would be settled by the panchayat composed of the Indian officers selected from each regiment. And Charles Ball ने लिखा कि in the histories of, he pointed out that the panchayats were assembled during the night in the Kanpur Sepoy lines and the decisions were taken collectively. तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये बोला. So it is not difficult to imagine them sitting together and decide their own future. तो प्लान और कोऑर्डिनेट कह सकते हैं. एंड अब बात करेंगे लीडरशिप. तो जिन एरियाज में रिवोल्ट स्प्रेड हुआ कि कौन लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, कैसे पार्टिसिपेट करा, आइए देखते हैं. सो रिबेल्स नीडेड द लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश राज. तो सबसे पहले उन्होंने मुगल एम्परर को बोला कि आप प्लीज हमारी लीडरशिप को एक्सेप्ट करिए. At first, उन्होंने तो रिजेक्ट करा, but Sepoys defied the Mughal court etiquette in the Red Fort, and hence he agreed. अब बात करेंगे कानपुर. कानपुर से कौन थे? नाना साहिब. ये सारे ही प्लेसेस एंड उनके लीडर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs, बोथ CUET एंड बोर्ड्स एज वेल. ठीक है. सो किनके बेटे थे? पेशवा बाजीराव टूके became the leader of the revolt. झांसी से रानी लक्ष्मीबाई. अरहा इन बिहार, इट्स अ प्लेस इन बिहार, वहां से कौन थे? कुंवर सिंह. स्ट्रेट अवे PYQ है ये. अवध से डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलर नवाब वाजिद अली शाह. लखनऊ की बात करें तो ब्रिजेस कदर. लोकल लीडर्स वर आल्सो इमर्ज इन सेवरल एरियाज, अर्ज द पेजेंट्स, जमींदार्स एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट. शाहमल ऑर्गेनाइज्ड द विलेजेस ऑफ द परगाना बारूद इन उत्तर प्रदेश. And Kuno, he was a tribal cultivator of Singhbum region in Chota Nagpur. He also became the tribal leader. And कहाँ से ये कोल ट्राइब्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा था. ठीक है. अब बात करेंगे what were the rumors and prophecy. कि there were some apprehensions and there were some discussions कि इन reasons की वजह से रिवोल्ट ऑर्गेनाइज हुआ एंड रिवोल्ट लोगों ने स्टार्ट किया. क्या थी रूमर्स? देयर वाज अ पॉपुलर रूमर कि जो न्यू कार्ट्रिज है, जो राइफल्स के लिए आपको गोलियों के जो कार्ट्रिज हैं, दीज आर ग्रीस्ड with fats of cows and pigs. So what you have to do, you have to bite those cartridge and then you have to put the bullet inside the rifle. तो वो ऑलरेडी जब ग्रीस्ड है काउ और पिग से, तो हिंदूज और मुस्लिम्स कैसे उसको च्यू करेंगे? सेकेंड, rumors that Britishers they are trying to destroy the religions of the religion of the Indians by mixing the bone dust into of cows and pigs into the flour. तो इनके आटा में इन्होंने क्या डाल दिया? काउस और पिग्स का बोन डस्ट, ताकि इनका रिलीजन सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए. एंड लेट पीपल अवॉइड टचिंग द फ्लावर. एंड देन एप्रीहेंशंस आ जाते हैं कि इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट, rumor about the British rule coming to an end on the centenary of Battle of Plassey also reinforced the call of revolt against the masters. कब हुआ था? 23 जून को डिक्लेयर किया गया. The British policies to reform the Indian society by introducing, क्या इम्पोज कर रहे हैं? वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पोज किया जा रहा है.
and the activities of Christian missionaries created doubt and discomfort. Last आ जाता है doctrine of lapse का introduce करना, जो डलहाउसी ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर जो अडॉप्टेड सन होगा किसी भी किंगडम का, किसी भी ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स का, तो वो क्या थ्रोन ऑक्यूपाई कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उस अडॉप्टेड सन के लिए मना कर दिया गया, सिर्फ उनका जो बाय बर्थ जो राजा है वो ही थ्रोन को ऑक्यूपाई कर सकता है। देन सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी देखते हैं। इट वाज अ सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली इन द ईयर 1798, जिसमें बोला था कि हम प्रिंसली स्टेट से क्या करेंगे, अलायंस बनाएंगे एंड उनको ना कुछ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जिसके साथ भी वो अलाय बनाएंगे वो क्या करेगा, ब्रिटिशर्स की आर्मी को क्या करेगा, उनकी देखभाल करेगा। एंड ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि हम उन प्रिंसली स्टेट्स को इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट से बचाएंगे, ठीक है। उसके बदले में अलाय वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग द आर्मी। सो उस प्रिंसली स्टेट्स में आर्मी रहेगी ब्रिटिशर्स की, लेकिन उस आर्मी की देखभाल कौन करेंगे, उस आर्मी की देखभाल वो प्रिंसली स्टेट करेगी। सेकेंड, द अलाय कुड एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद अदर रूलर्स ओनली विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। अगर उस प्रिंसली स्टेट को किसी और से ट्रीटी साइन करनी है या कुछ एग्रीमेंट करना है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड लास्ट, दे हैड टू कीप द रेजिडेंट हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव। तो बेसिकली क्या था, ब्रिटिशर्स ने अपने जो लोग हैं उनको बोला कि स्टे इन दीज प्रिंसली स्टेट्स एज आवर एम्बेसडर। तो एनेक्सेशन ऑफ अवध देखने को मिलता है ऑन अकाउंट्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। Dalhousie described the kingdom of Awadh, a cherry that will drop into our mouth one day. So it was a very big opportunity. अवध की जो लोकेशन थी बहुत स्ट्रैटेजिक थी, तो ब्रिटिशर्स वांटेड टू ऑक्यूपाई अवध, लेकिन उनको कोई रीजन मिल नहीं रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक क्लेम कर दिया कि अवध में ना मिसगवर्नेंस हो रहा है, जो रूलर है नवाब वाजिद अली शाह, ही इज नॉट अ गुड रूलर, वो मिसगवर्नेंस कर रहे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, इस चक्कर में हम अवध को एनेक्स कर लेंगे। So the conquest happened in stages. सबसे पहले तो subsidiary alliance impose किया गया. So by the terms of this, the alliance, the Nawab who had to disband the military force and allow the British position to their troops within the kingdom. ठीक है. Thus the Nawab became the dependent on Britishers क्योंकि उन्होंने अपनी army impose कर दी. So Britishers were keen to acquire Awadh as its soil was good for indigo and cotton. Location की वजह से and उसको complete एनेक्सेशन करना था, इस वजह से क्या करा, माल एडमिनिस्ट्रेशन का ग्राउंड लगा दिया। और ये भी बोला गया कि नवाब वाजिद अली शाह ना बहुत अनपॉपुलर रूलर है, बट ऐसा नहीं था, ही वाज लव्ड बाय ऑल द पीपल। सो इस वजह से इन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस कर दिया, अपनी पोजीशन से हटा दिया और कहाँ भेज दिया, जेल में भेज दिया इन कैलकाटा। सो ही वाज सो एडमायर्ड बाय द पीपल दैट हिज सब्जेक्ट, हिज फॉलोअर्स followed him to Kanpur singing the songs of the lament, and there was a widespread emotional upheaval at his dethronement. So basically जो charges Britishers ने लगाए थे against वाजिद अली शाह, वो they were absolutely wrong. He was loved by their people and लोगों को बहुत दुख हुआ था कि जब उनको dethrone कर दिया गया उनकी गद्दी से। So the contemporary writers observed that the life was gone out of the body and the body of this town had been left lifeless. अब उस टाइम पे तालुकदार के साथ क्या होते हैं आइए देखते हैं। सो एनेक्सेशन ऑफ अवध डिस्प्लेस नॉट ओनली द नवाब बट तालुकदार को भी डिस्प्लेस कर दिया गया था। सो द कंट्री साइड ऑफ अवध हैड मेनी एस्टेट्स। तो अवध के आसपास काफी छोटी छोटी एस्टेट्स थी एंड द फोर्ट्स ऑफ तालुकदार दे हैड हेल्ड पावर फॉर द जनरेशन अंडर द नवाब। तो तालुकदार ने कुछ सर्टेन राइट्स थे, कुछ प्रिविलेजेस थी, एंजॉय करा, लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स आए उनकी ऑटोनॉमी चली गई थी। सो मेनी तालुकदार हैड आर्मी ऑफ अबाउट 12,000 फुट सोल्जर्स एंड इवन द स्मॉलर वन हैड आर्मीज ऑफ अबाउट 200। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी और इसलिए उन्होंने उनके फोर्ट्स को भी एनेक्स कर लिया, डिसआर्म कर दिया था। उसके बाद उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। इट वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द तालुकदार हैड एक्वायर्ड द लैंड बाय फोर्स एंड फ्रॉड।
तो इसको रिवर्स करने के लिए इन्होंने ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया. फॉर एग्जाम्पल, इन द प्री ब्रिटिश टाइम तालुकदार हेल्ड 67% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन इलाहाबाद, एंड समरी सेटलमेंट के बाद ये रिड्यूस हो गया ओनली 38%. इसलिए उन्होंने उनको रिमूव कर दिया एंड एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया. सो दे वांटेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू रिटर्न्स टू द स्टेट, and in actual practice this did not happen, although the revenue increased and the burden on the peasant did not reduce. Officials soon found out that there was an increase in the revenue rates from 30% से लेके 70% इन्होंने revenue को demand करना शुरू कर दिया. And the large areas of Awadh were heavily over assessed. So the removal of talukdars, peasants were directly exposed to the harsh realities and harsh revenue policies of the Britishers, and they could not longer avail the loans in the times of the hardship of the crop failure. So यहाँ पे कोई means नहीं बचा था कि कैसे ये देंगे, और अगर postpone भी करना पड़े तो वो भी उनको allowed नहीं था. So the ties of loyalty and patronage had bound the peasants to the talukdars, but it was disrupted. And इस वजह से Britishers used inflexible methods of collection of the revenue. So this was all about this chapter. This was all about this lecture, and I'll see you in the next part 2. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.